नमस्कार, मैं वैभव 2 मिलियन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने वेन डायग्राम देखे और मैंने सिलोजिज्म के कुछ बेसिक्स आपको बताए थे। मैंने कहा था आज उसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ ना सिलोजिज्म के आज जो है मैं बेसिक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। उसके बाद जो अगली क्लास हमारी होगी ना, अभी 2-3 मैं उसके करा दूंगा आपको, क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के आज करा दूंगा। और अगली क्लास में आपको एक होमवर्क दे दूंगा, एक नहीं 7-8 क्वेश्चन आप उनको करके आना, फिर अगली क्लास में मैं कराऊंगा। अगली क्लास में क्या क्या कराऊंगा मैं बता दे रहा हूँ। सिलोजिज्म के कुछ पार्ट और वेन डायग्राम का कुछ पार्ट एडवांस लेवल का। अभी जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। कुछ बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं एक बार सोच रहा हूँ कुछ उसके बारे में। कल मैंने जो बताया था ना उसी को एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ। ओके, एक ब्लैंक पेज मेरे को चाहिए, नहीं मिल रहा है, कोई नहीं, मैं ब्लैंक स्पेस में पहले इधर, ये ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, डिलीट कर दो दिमाग से, ठीक है। रेड ठीक है, ब्लैक कर लें, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक। 2-3 चीज़ें जान लो। सम जो जनरल डायग्राम है मिनिमम इंटरसेक्शन का, बनने को ये बहुत तरीके से बन सकता है, ठीक है। ये एक बेसिक डायग्राम है। ऑल, अगर ऑल ए आर बी बोल रहा है तो ये बनेगा, ठीक है। ये दो डायग्राम का यूज बहुत आप में ज़्यादा होगा। इसके अलावा नॉट का एक कॉन्सेप्ट है, आप जान जाओ, ए इज नॉट बी, ऑल ए इज नॉट बी, तो ये ऐसा बनेगा, सम ए इज नॉट बी, ठीक। ये 3-4 इमेज। अब एक ओनली का कॉन्सेप्ट आता है, अभी अभी तो एनटीए ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन बाकी सारे एग्जाम्स में वो आ रहा है। बाकी सारे एग्जाम्स मतलब एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इनमें वो आता है। और भी जो क्वेश्चंस होते हैं वनडे एग्जाम्स, वो कैसा होता है थोड़ा उसका एक आप रूपरेखा देख लो। बोलेगा ना, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक। इसको स्मॉल ए कर लो। ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसको ऐसे समझो, सम ए आर बी एंड सम ए इज नॉट बी। ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब केवल कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है। इसका इमेज मैं ऐसा बनाता हूँ अपने समझने के लिए, यानी ए का जो कुछ पार्ट है ये बी में कभी नहीं जाएगा, ठीक। और जहाँ संभावना दी होती है वहाँ हमारी कोई लिमिट नहीं होती है। जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है वो कोई लिमिट नहीं। कोई लिमिट नहीं होने का मतलब ये देखिए, ये ए ऐसा हो गया, ये बी ऐसा हो गया, ठीक। हल्का सा इंटरसेक्शन, या फिर हम कहें ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक। जहाँ संभावना एग्जैक्ट परसेंटेज वर्सेंटेज कुछ नहीं दिया हुआ है वहाँ सारी संभावना चलती है, ठीक। चलिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने क्वेश्चन डिलीट कर दिया, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको आप देखो और करने की कोशिश करो। सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर आपको कराता रहूँगा क्वेश्चन के साथ ही। बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया कि होता कैसे है, पर क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, कितना भी नेट से बैटिंग कर लो, जब तक मैच में जाकर रन नहीं बनाओगे ना, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक। चलिए, बताना है, देखिए इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद बताना है कौन सा वेन डायग्राम जो है सही होगा। देखिए क्या दिया है, ऑल बॉयज आर हाउसेस, अभी मैंने बताया था हाल के बारे में। ऑल बॉयज, ये हमारे बॉयज हैं, ऑल बॉयज आर हाउसेस, ठीक। ये हाउसेस हो गया, जितने भी लड़के हैं ना सब हाउसेस हैं, सब हाउस के अंदर ही हैं, ठीक। नो हाउस इज अ हट, चलिए यहाँ मैंने बना लिया हट, और नो कोई रिलेशन नहीं है दोनों में, ठीक। नो हट इज अ बॉय, नो हट इज अ बॉय, बेटा से, ठीक। नो हाउस इज अ हट, हाउस का हट से कोई रिलेशन नहीं है। और दूसरे नो हट इज अ बॉय, नो हट आर बॉयज, हट का बॉय से भी कोई रिलेशन नहीं है। अब इस इमेज को खोजने का प्रयास करो। यहाँ पे ये इमेज हमारी, ये इमेज हो सकती है क्या, यहाँ तो कुछ हट हाउस हो गया है, ये हो सकती है क्या, यहाँ तो बॉयज़ भी हट्स हो गए हैं, ये हो सकती है क्या, सोचो। ठीक है, लिखा हुआ है ऑल बॉयज़ आर
हाउसेस। यहाँ पे जो कुछ बॉयज़ हैं ना, ये जो बॉयज़ हैं ना, ये हाउस के बाहर आ गए हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका सही आंसर सिर्फ और सिर्फ यही होगा। ऑल बॉयज और हाउसेस का मतलब है जितने भी लड़के होंगे ये सब हाउस के अंदर होंगे, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा जो है आपके एनटीए का बहुत फेवरेट है, ये आपके सीयूईटी का बहुत फेवरेट है ये। और ये हमेशा ये इस पर 4 5 6 क्वेश्चन उसने दिए पिछली बार, और जितने प्रीवियस मैंने उठाए हैं ना, इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखते हैं हम आगे, ठीक है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, नो फिश आर बर्ड्स, ऑल पेन्स आर फिश, नो पेन्स आर बर्ड्स, ठीक। चलिए देखिए पहली लाइन पढ़ते हैं हम, नो फिश आर बर्ड्स। यहाँ फिश बना लेते हैं, नो फिश आर बर्ड्स, ठीक ठीक। अगर ऑल पेन्स आर फिश, तो जितने भी पेन्स हैं सब फिश के अंदर ही आएंगे। ये देखो आप आगे देखो, नो पेन इज बर्ड, बिल्कुल सेम पिछली बार वाला इमेज मिल गया हमें। इसको सर्च करो क्या ये हो सकता है? देखिए आल पेन्स आर फिश लिखा हुआ है, तो इसमें पेन का आप कुछ एरिया देख रहे हो फिश से बाहर हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ये हो सकता है क्या? ध्यान से आप देखो, देखिए जहाँ पे फिश के अंदर पेन होना चाहिए, यहाँ पे आपको बर्ड्स के अंदर पेन्स दिख रहा है, तो ये भी गलत है। ये ऑप्शन देखते हैं, इसको जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि आल पेन्स आर फिश एंड नो पेन एंड नो फिश आर बर्ड, यानी ये सही है, ठीक ठीक है। कुछ नहीं है सवालों में, बस सिंपल जो चीज़ें हैं ना उनको देखना है, जो लिखा हुआ है उसको डायग्राम से मैच करने की कोशिश करनी है, ठीक। आपका घर है देखो ये आपके पड़ोसी का घर है। जनरली आपके और आपके पड़ोसी घर में गली हो सकती है, कभी कभी घर चिपके हुए भी हो सकते हैं, पर क्या ऐसा कभी हो सकता है कि दोनों का घर एक दूसरे में मर्ज है? ये मेरा घर है, ये मेरे पड़ोसी का घर है, ठीक। तो जब भी सेपरेट एंटिटी है नो वाला, तो अपना और अपने पड़ोसी का घर सोचना कि कुछ ना कुछ बाउंड्री लाइन जरूर होगी ना। अगर घर आपस में मर्ज है तो फिर आपके पड़ोसी नहीं है, वो आपके पट्टीदार हैं, और विवाद आपका जो है इस ज़मीन को लेकर हमेशा रहेगा, ये मेरा है या तेरा है, यानी सम वाला कॉन्सेप्ट। जो उनका कुछ है वो मेरा भी कुछ है, जो उनका कुछ है वो मेरा भी कुछ है, ठीक। चलिए ये सवाल करने की कोशिश कीजिए जो मैंने कराया सेम उसी पे ये चलेगा जो है, ठीक है। नो स्टूडेंट आर लिटरेट, ये देखिए ये स्टूडेंट है और कोई भी स्टूडेंट जो है लिटरेट नहीं है। देख रहे हैं कितना इलॉजिकल बात है, या लॉजिकल बात है। नो स्टूडेंट इलिटरेट, यानी जो छात्र है वो साक्षर नहीं है। कोई भी छात्र जो है असाक्षर नहीं है, सॉरी, कोई भी छात्र जो है असाक्षर नहीं है। ऑल एनिमल्स आर इलिटरेट, जितने भी जानवर हैं सब इलिटरेट हैं, ठीक है। कभी भी जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें जनरल चीज़ों को मत लाना। अगर दिया हुआ है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो अपने से मत सोचना कुछ कुछ कुत्ते बिल्ली मान लेना ना। ये मत सोचना यार कहाँ से कुत्ते बिल्ली हो जाएंगे, नहीं इतना मत सोचना। जो दिया हुआ है सिर्फ उसको सोचना। अगले कहते हैं नो एनिमल आर स्टूडेंट, कोई भी जो एनिमल है स्टूडेंट नहीं है, ठीक। सेम वही चीज़ आ गई। अभी जो डाटा को चेक करते हैं, पहला ही पढ़ते हैं। पहला दिखा रहा है नो स्टूडेंट इज इलिटरेट, ठीक है। नो स्टूडेंट इज एनिमल भी ठीक है, एंड ऑल एनिमल्स आर इलिटरेट, ठीक है। आपको पहले में ही वो आंसर मिल गया जो चाहिए था। मैं कह रहा हूँ ना ज़रूरत ज़्यादा सिंपल है ये, लेकिन ना इसमें आप गलती कभी कभी कर जाओगे। कैसे कर जाओगे? अगर आप इसको न चेक करो अगर यहीं पे एनिमल इलिटरेट, अब बाहर एनिमल कर दे और अंदर इलिटरेट कर दे और ऐसे क्रॉस करके स्टूडेंट कर दे, तो सिमिलर दिखता है, इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा चेक कर लेना कि बाहर क्या अंदर क्या है। ऑल अगर लिखा हुआ है एनिमल के लिए तो एनिमल अंदर होना चाहिए, ठीक। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एग्जाम में ये जब भी आए खुद को लकी समझना और इस क्वेश्चन को तुरंत कर देना, ठीक। देखिए कुत्ते बिल्ली वाला भी क्वेश्चन आ गया, जो सबसे ज़्यादा जो है पढ़ते हैं हम लोग। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते स्वामी भक्त हैं। निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ बिल्लियां स्वामी भक्त हैं, कुछ बिल्लियों को स्वामी भक्त होने की संभावना है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर लॉयल। उसके बाद निष्कर्ष यानी कंक्लूजन आपका दिया हुआ है,
सम कैट्स आर लॉयल, और नीचे दिया हुआ है ये देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम कैट्स आर लॉयल। ठीक है देखते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, यानी ये आपकी कैट हुई, डॉग्स। ठीक, ये हो गया। मिनिमम इंटरसेक्शन पे हमेशा रहना है। कुछ कुत्ते स्वामी भक्त हैं। अब देखिए इन्फॉर्मेशन कुत्ते और स्वामी भक्त को लेके लिखी हुई है। स्वामी भक्त को हम लॉयल लिखते हैं। अब कहोगे कि आप यहाँ आए तो इसमें भी तो मर्ज कर सकते हैं। देखिए देखिए, जब तक दिया नहीं हुआ है ना, जबरदस्ती के इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं बनाने हैं। यहाँ देखिए 2 इंटरसेक्शन है, लॉ ऑफ मिनिमम इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ मिनिमम इंटरसेक्शन ये कहता है सिलोगिज्म में कि जब तक कुछ नहीं कहा जाए तब तक कुछ नया नहीं करना है। अब ये यहाँ तक अब जबरदस्ती कैट में इसको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। अगली लाइन अगर दे दे कि नो कैट इज ए लॉयल, वो भी आपको फिर लिखना पड़ेगा। फिर अगर आप मर्ज किए रहोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या कहते हैं, कुछ बिल्लियाँ स्वामी भक्त हैं। देखिए हमको जानकारी नहीं है स्वामी भक्त हैं कि नहीं है, और जहाँ जानकारी नहीं है ना वहाँ हमको कुछ भी नहीं पता। जब नहीं पता है तो क्रॉस। ठीक, अगले लाइन देखिए, कुछ बिल्लियों के स्वामी भक्त होने की संभावना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम कैट्स आर लॉयल। जब मैंने कहा था जब हमें दी हो पॉसिबिलिटी और हमें जानकारी नहीं हो तो सब कुछ सही है। अगर हमें नहीं पता बिल्लियाँ स्वामी भक्त हैं कि नहीं है और दिया हुआ है पॉसिबिलिटी, तो यानी कि बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि कुछ बिल्लियाँ इसमें मर्ज हो रही हों, हमें नहीं पता है। हो सकता है सारी बिल्लियाँ इसके अंदर आ गई हों। ठीक, जब नहीं पता है और पॉसिबिलिटी दिया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगर दिया हुआ है राम है श्याम है, राम श्याम से बड़ा है, हमें नहीं पता दोनों में कौन बड़ा है। अगर इन्फॉर्मेशन दी हुई है 2 लड़के हैं राम और श्याम, और एक लाइन दी हुई है कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि राम श्याम से बड़ा हो। क्यों नहीं हो सकता है? जब हमें पता ही नहीं तो हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। जब नहीं पता है, जहाँ संभावना है वहाँ हाँ ही कहना है आपको। ठीक, ऑल फोर्सेस आर एनर्जीज, इसको करने का ट्राई करो। ऑल एनर्जीज आर पावर, नो पावर इज हीट। स्टेटमेंट है, उसके बाद कंक्लूजन है। स्टेटमेंट है सभी शक्तियाँ ऊर्जा हैं। आगे है ऑल एनर्जीज आर पावर, सभी जो ऊर्जा है वो शक्ति है। फोर्स और पावर को आप अलग अलग समझना। फोर्स को आप जो है शक्ति समझो, पावर को आप बल समझो। ठीक, ठीक है। ऑल फोर्सेस आर एनर्जीज, सभी शक्तियाँ ऊर्जा हैं, सभी ऊर्जा बल हैं, और नो पावर इज हीट, यानी कोई भी जो बल है वो उष्मा नहीं है। हीट अर्थात की उष्मा। ठीक, ठीक है। चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल फोर्सेस आर एनर्जीज, ये फोर्सेस हैं और सभी की सभी फोर्सेस क्या हैं आपकी एनर्जीज हैं। ठीक, आगे देखो है ऑल एनर्जीज आर पावर, यानी कि सभी जो एनर्जीज हैं वो पावर है। ठीक, ठीक है। एंड नो पावर इज ए हीट, अब ऐसे समझो आप, कोई भी पावर जो है वो हीट नहीं है। ठीक, देखिए पहली बार करने के लिए या पहली बार समझने के लिए आपका दिमाग थोड़ा इधर उधर जा सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं ना, इधर उधर बिल्कुल हो सकता है कि आपको ना समझ में आए ये हो क्या रहा है और हो कैसे रहा है। तो जितना दिया हुआ है उतनी इन्फॉर्मेशन को समझना है, लाइन बाय लाइन अप्रोच रखना है, ठंडे दिमाग से सोचना है। पहले कंक्लूजन क्या हुआ है, सम फोर्सेस आर डेफिनेटली नॉट पावर, कुछ जो बल हैं वो पावर नहीं है निश्चित तौर पर। देखिए फोर्सेस अर्थात की शक्ति, तो ये जो फोर्स है ना ये पूरा का पूरा पावर के अंदर है, और यहाँ बोल रहा है जो कोई भी पावर जो है हीट नहीं है। अभी आप समझो, ये आपका घर है, आपके घर में 4 कमरे हैं। ठीक, ये गली मान लो यहाँ पे है। ठीक, और ये बोल जाएगा कि आपके पड़ोसी का घर है, पड़ोसी का घर पीजी। ठीक, अब ये बोल रहा है कि आपके घर का पड़ोसी के घर से कोई लेना देना नहीं है। जब आपके घर का ही इस पड़ोसी घर से कोई लेना देना नहीं है तो इस कमरे का लेना देना कहाँ से होगा? ये आपका घर है जिसमें 4 कमरे हैं, इधर आपके पड़ोसी का घर है। ठीक, अब बोला जा रहा है जो आपका घर है वो पड़ोसी के घर से किसी भी तरीके से कोई छुआई नहीं रखता है, कोई भी जो है टचेबिलिटी नहीं रखता है। ठीक, अब आपको समझना ये कि जब आपका घर ही नहीं उसके टच में है तो जो घर के अंदर कमरा है वो कैसे होगा? ठीक है, यही चीज़ है, जब पावर ही नहीं रखा तो पावर के अंदर ही फोर्स है तो पावर कहाँ से रखेगा? ये डेफिनेटली ट्रू है। अगला लाइन है नो हीट इज ए फोर्स, फोर्स कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। सम फोर्सेस आर नॉट पावर, माफ़ी चाहूँगा जो है मैंने पहली बार दूसरी लाइन पढ़ दी जो है नो हीट इज ए फोर्स,
जब हीट और फोर्स की बात करें, जो भी मैंने समझाया वो हीट और फोर्स की बात है। जब फोर्स एक कमरा है पावर के अंदर और जब पूरा हीट ही पावर नहीं है तो फोर्स कहाँ से पावर होगा, ये सही है। दूसरे में पढ़ते हैं, सम फोर्सेस आर डेफिनेटली नॉट पावर। अभी देखिए पूरा का पूरा जो है फोर्स है ना वो पावर के अंदर है। अभी कहा जाए जो ये कमरा घर के अंदर है, जो कमरा घर के अंदर है, अब बोले जाए जो कमरा है वो घर के बाहर है थोड़ा सा, ये पॉसिबल है क्या? एक घर है उसके अंदर एक कमरा है वो घर के बाहर है, घर के बाहर चला गया तो कैसे हो सकता है? कमरा जहाँ तक रहेगा ना वहाँ तक घर रहेगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरी लाइन आपकी सही है, सम फोर्सेज आर डेफिनेटली, फोर्सेस को हमेशा पूरा का पूरा पावर में पड़ेगा। अगर यही दिया होता कि सम पावर इज नॉट फोर्स तो ये भी पॉसिबिलिटी के साथ सही होता, डेफिनेट में ये भी सही नहीं होता क्योंकि हमको नहीं पता कि कितना है। हो सकता है घर का ही कमरा हो, एक ही कमरा है और यही घर भी है, तो पूरा का पूरा एक दूसरे के अंदर ही है दोनों, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, ठीक है। अब इससे देखिए इस क्वेश्चन को आप ना जनरल में मत समझना कि एक लाइब्रेरी है उसके अंदर बुक्स होती हैं। इस क्वेश्चन को ये ऐसे बोल रहा है, समझना, पोजीशन को मत लाना यहाँ पे ये ऐसे बोल रहा है ना कि जितने भी लाइब्रेरी होंगी वो लाइब्रेरी तभी होंगी, जब वहाँ पर बुक्स होंगी। लेकिन बुक्स का अस्तित्व तो लाइब्रेरी के बाहर भी है। बुक क्लासरूम में भी हो सकती हैं, बुक्स आपकी शॉप में भी हो सकती हैं, बुक्स आपके प्रोफेसर्स केबिन में भी हो सकती हैं, आपकी अलमीरा में भी हो सकती हैं, बच्चों की मैगजीन भी बुक है, समझ रहे हो आप। तो आप ऐसे समझो जो बुक की रेंज है ना, वो लाइब्रेरी से बाहर की है। पोजीशन को लाओगे तो दिक्कत होगा, पोजीशन को लाओगे तो ये समझ में आएगा आपको कि एक लाइब्रेरी है उसके अंदर ही बुक्स होती हैं, तो जो बुक वाला कॉलम है आप लाइब्रेरी के अंदर लेके आ जाओगे, हो जाएगी दिक्कत ना। लिया हुआ है सभी पुस्तकालयों में पुस्तकें होती हैं, अर्थात कि ऑल लाइब्रेरीज हैज़ बुक्स, ठीक है। तो जो लाइब्रेरी का रेंज जहाँ तक होगा वो बुक के अंदर आएगा, ठीक। और सच में जहाँ बुक्स नहीं है ना उसको लाइब्रेरी हम नहीं कह सकते। कोई जगह है वहाँ किताबें नहीं है तो फिर वो लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन किताबों का लाइब्रेरी से के क्या बोलते हैं निर्भरता नहीं है। किताबें देखिए, ये क्लासरूम है ना, यहाँ भी किताबें चारों तरफ हैं, हम लोग पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक। अपने पढ़ाई के लिए भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक। अब इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष देखिए हमेशा कभी कभी ना देखिए थोड़ा मैं कहूँगा ना थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप का सवाल है ना, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। पहली बार जो लड़का आ रहा है, मैं ही किसको पढ़ा ना, मैं ही कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। थोड़ा डिस्कस भी मैंने किया और उसके बाद मैंने इसको समझा कि चलिए ये ऐसा है, सभी पुस्तकें केवल पुस्तकालयों में होती हैं। देखिए अब मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जो बुक्स है ना वो पुस्तकालय पर डिपेंड नहीं है, वो शॉप में भी हो सकती है, क्लासरूम में भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है, ठीक। तो ये सही नहीं है, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए ही होते हैं। इसको सब ठंडे दिमाग से सोचने का प्रयास करो, पुस्तकालय क्यों होते हैं? पुस्तकालयों का कोई दूसरा काम भी है? पुस्तकालय का दूसरा काम आप कह दोगे पढ़ाई के लिए भी होता है सर, ठीक है, आजकल तो बिना बुक के भी आप पढ़ लोगे, आप एक मोबाइल लैपटॉप लेके जाओगे पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा आपको जो है रेंज के बाहर जाके नहीं सोचना है। आपको सिंपल जब सोचना है, जब ये वेन डायग्राम बन गया कि लाइब्रेरी बुक्स के अंदर हैं तो पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए ही होते हैं, पुस्तकालय का कोई और इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ दिया होता, अगली लाइन दी होती कि पाठक अर्थात कि रीडर भी जो है लाइब्रेरी में विजिट करते हैं या किसी काम से करते हैं, तो एक और चीज़ जुड़ जाती तो हम इसको गलत कर सकते हैं। पर यहाँ हमारा रिलेशन सिर्फ और सिर्फ बुक्स के साथ दिया है, वो भी ऑल के टर्म में, यानी जितनी भी लाइब्रेरी होंगी वो बुक से रिलेटेड हैं, ठीक। तो ये हमारा एक सही विकल्प है। अगला लाइन पढ़ते हैं, कोई पुस्तकालय पुस्तक विहीन नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई भी जो पुस्तकालय है वो पुस्तक विहीन नहीं होगा। अगर पुस्तक विहीन होगा अगर वो पुस्तक विहीन होगा तो पुस्तकालय है ही नहीं। दैट इज नॉट लाइब्रेरी विदाउट बुक, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका, ठीक है। कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं आते हैं। अब देखिए कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं आते हैं, आप कह सकते हो कि लाइब्रेरी पढ़ने के लिए होती है, जो भी नहीं होती है, जो चीज़ का पता ही नहीं है, पाठक अर्थात कि रीडर की इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं दी हुई है। अब जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी सही होती है, पर यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं दिया हुआ है तो ये डेफिनेटली रॉन्ग होगा। तो मैंने यहाँ से दो ऑप्शन चुने, अब इस दोनों में से सबसे सही का हमें चयन करना होगा, ठीक। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, हमारे एक ये मिल गया, कोई पुस्तकालय पुस्तक विहीन नहीं है। ये दोनों ही बिल्कुल ही मुझे सही लग रहे हैं। ऑप्शन मुझे लग रहा है इसका कुछ ऐसा रहा होगा, इसका ऑप्शन ऐसा रहा होगा, ओनली 2 and 3, ठीक है, ये सही है, ऐसा ऑप्शन मुझे लग रहा है इसका होना चाहिए।
या तो जो है हो सकता है क्रॉप व्रॉप करने में, या इसको मैं अगली क्लास में थोड़ा डिस्कस कर लूँगा, लेकिन मुझे ये दोनों ही लाइन ठीक लग रही है। और ऐसे मुझे लग रहा है इसका 4 ऑप्शन दिया होगा कि ओनली 1 सही है, ओनली 2 या फिर 2 3 बोथ, ऐसा करके होगा। और मुझे लग रहा है कि 2 और 3 दोनों ही सही है। ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई गलती होगी तो मैं अगले में करेक्ट कर लूँगा। पर अभी के लिए अगर इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो पुस्तकालय केवल पुस्तकों के होते हैं, कोई पुस्तकालय पुस्तक, ये दोनों चीज़ें ना एक्टिव पैसिव में लिखी हुई है, एक ही चीज़ लिखी हुई है ये। ठीक। ठीक है। कुछ भोजन मीठे हैं, कुछ भोजन खट्टे हैं। ठीक। कथन है, फूड है, सम फूड इज स्वीट, ठीक, एंड सम फूड इज सॉर, सॉर अर्थात कि खट्टा। ठीक। ये है, ऐसा वेन डायग्राम हमारा बनेगा। अच्छा देखिए, जो मैंने बात कही ना, इस क्वेश्चन में आप देखो दो निष्कर्ष दिए और नीचे दिया है केवल एक, केवल दो, केवल, ऐसा ही रहा होगा मुझे लग रहा है जैसे, क्योंकि वो दोनों लाइनों का मतलब बिल्कुल सेम था। ठीक है। ठीक है। कुछ भोजन मीठे हैं, कुछ भोजन खट्टे हैं, कथन हो गया। निष्कर्ष पे आते हैं। सभी भोजन या तो मीठे हैं या तो खट्टे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? भोजन देखिए, कुछ भोजन मीठे हैं, कुछ भोजन खट्टे हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि भोजन कुछ और नहीं है। अगर हम सोचें तो यूँ सोच सकते हैं कि जो कुछ खट्टे और कुछ मीठे के अलावा भी तो बच रहा है, बहुत सारा बच रहा है। कुछ हो सकता है नमकीन हो, कुछ हो सकता है कड़वा हो, समझ लो, टेस्ट भी तो कई तरीके का होता है, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, कई तरीके का होता है। ठीक। तो ये दो के अलावा भी फूड्स की कैटेगरी है, तो ये कभी नहीं होगा। सभी भोजन या तो मीठे या तो खट्टे, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ मीठा खट्टा है, ठीक है, कुछ मीठा खट्टा है। देखिए, अगर दिया होता ना कि कुछ मीठा के खट्टा होने की संभावना है, तो फिर भी हम कहते ठीक है ये मर्ज हो जाएगा। लेकिन जब तक इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है, कुछ मीठा कुछ खट्टा, ये बिल्कुल हम इसको सेपरेट रखेंगे। पॉसिबिलिटी में सही होगा, पॉसिबिलिटी नहीं दी हुई है तो गलत होगा। तो ना ही हमारा पहला सही है, ना ही हमारा दूसरा गलत है। आप इसको देर तक सोचना कि सर ने जो कहा वो सही है कि नहीं गलत है, अंत में आप इसी निष्कर्ष पे आओगे सर ने जो कहा वही सही है। ठीक। तो यहाँ केवल एक नहीं, केवल दो नहीं, एक तथा दो दोनों नहीं, ना तो एक ना ही दो। ठीक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको फिर से समझने का प्रयास कीजिए। कुछ भोजन मीठे हैं, कुछ भोजन खट्टे हैं का इसका ये मतलब नहीं कि 50% मीठा है 50% खट्टा है ना। हो सकता है 2% मीठा 2% खट्टा 98% आपका नमकीन हो सकता है। कुछ का मतलब 0.1% से शुरू होगा और 99.99999 और 0.1111 ऐसा 0.00001 थोड़ा सा भी है तो उसको कुछ बोलेंगे, और 99.9 भी उसको भी कुछ ही बोलेंगे। ठीक है। अधिकतम भी यूज वर्ड होता है पर यहाँ नहीं होगा। आगे देखते हैं। चलिए ट्राई कीजिए इसको खुद से, तो अच्छा सवाल है। स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, आगे जो है ऑप्शंस है। ऑल चिल्ड्रंस आर स्टूडेंट्स, कभी जो है रियल लाइफ में नहीं जाना है, हमेशा जितनी इन्फॉर्मेशन दी हो उतने में से ही सोचना है। ज़बरदस्ती का दिमाग नहीं लगाना है, इधर से उधर से, ये भी तो हो सकता है वो भी तो हो सकता है। जितनी इन्फॉर्मेशन दी उतना ही सोचना है, जो नहीं दिया है वो नहीं दिया है, वो हमेशा गलत होगा। ठीक। ऑल चिल्ड्रंस आर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट, ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, ऑल चिल्ड्रंस आर स्टूडेंट्स। ठीक। जितने भी चिल्ड्रन है सब स्टूडेंट है। ठीक है। ऑल स्टूडेंट आर प्लेयर्स, ठीक, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब प्लेयर्स हैं। ठीक। देखिए, इसको ऐसे समझो कि एक बिल्डिंग है, ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है। ठीक। कितने माले की? 3 माले की पकड़ लें, 3 माले की करते हैं, दरने को तो 20 बना दें। सब में 4-4 कमरे हैं। ठीक। अब आप समझो, ये एक मकान है, ये 2 मकान है और ये आपका तीसरा मकान है। पहले मकान में अब ये बोला जा रहा है, आप ऐसे समझो, पहले ये इसको समझो चिल्ड्रेन एक को, और एक इस बिल्डिंग, इस मकान को आप समझो जो है स्टूडेंट, और इस पूरे बिल्डिंग को जो है, इस पूरे बिल्डिंग को आप समझो जो है प्लेयर। अब देखिए, जो ये स्टूडेंट हैं ये प्लेयर के अंदर हैं, और ये जो चिल्ड्रेन हैं ये किसके अंदर है? स्टूडेंट्स के अंदर हैं। तो डेफिनेटली जो चिल्ड्रेन होंगे वो प्लेयर्स के अंदर होंगे। ठीक है। अगर ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है, डेफिनेटली सी ए से बड़ा होगा। यानी अगर जो है स्टूडेंट के अंदर चिल्ड्रेन है और प्लेयर के अंदर स्टूडेंट है, तो चिल्ड्रेन भी प्लेयर्स के अंदर ही होगा। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले ऑल स्टूडेंट्स आर चिल्ड्रेन, ऑल स्टूडेंट्स आर चिल्ड्रेन हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ स्टूडेंट चिल्ड्रेन के बाहर भी हो। ठीक। जो चीज़ नहीं पता है वो हमेशा गलत होगी। आगे दिया हुआ ऑल चिल्ड्रंस आर प्लेयर्स,
ये भी हमें नहीं पता है। चिल्ड्रन सबसे छोटी यूनिट है। चिल्ड्रन सब प्लेयर्स, अगर चिल्ड्रन के बहुत बार प्लेयर्स हैं, अकॉर्डिंग टू अ सिंपल डायग्राम हो सकता है आगे चलने पे तीनों मर्जी हो जाए। आगे एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाएगी ना, एक गोला, दो गोला, सॉरी, एक गोला, दो गोला और इसी पे तीसरा गोला, और यही आपका चिल्ड्रन है, यही आपका स्टूडेंट है, यही आपका प्लेयर। ये हो सकता है, लेकिन जो चीज़ हो सकता है उसको सही कैसे मान लें जब तक पॉसिबिलिटी नहीं दी हुई। अगर लिखा होता ऑल चिल्ड्रंस आर प्लेयर इज अ पॉसिबिलिटी, हम कहें हाँ भैया बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें नहीं जानकारी उसकी रेंज कितनी है। ठीक है। तो दोनों नहीं फॉलो कर रहा है, तो चौथा नेदर वन नॉट टू। ठीक, इधर का कॉन्सेप्ट आपके इसमें नहीं आता है, पर मैं इधर का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। इस क्लास के बाद हो सकता है बता दूं, या थोड़ी देर बाद, या जब भी अगले क्लास में होमवर्क कराते समय इधर का कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊँगा। अच्छा, यहीं लग रहा है क्या, या तो निष्कर्ष 1 या 3, तो देख लेते हैं। हाँ, कुछ कुछ पेड़ पक्षी हैं, कुछ पक्षी चावल हैं, कोई चावल गेहूँ नहीं है। ठीक, कुछ पेड़ पक्षी हैं, कुछ पेड़ जो है, ट्रीज जो हैं, पक्षी हैं, यानी कि बर्ड्स हैं। ठीक, कुछ पक्षी चावल हैं, सम बर्ड्स आर राइस। ठीक ठीक, अगर कोई चावल गेहूं नहीं है, नो राइस इज व्हीट। ठीक, ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब जो है हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। कुछ गेहूं पेड़ है या कुछ पेड़ गेहूं है, ये ट्रीज हैं। ये कोई रिलेशन हमें नहीं पता। देखिए, नॉट का रिलेशन हमें नहीं पता, पर हम बोल रहे हैं कि अभी तक जितनी जानकारी दी हुई है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, ठीक, तो रिलेशन जब नहीं पता है तो नहीं पता है, तो जो नहीं पता है वो गलत होता है हमेशा। ठीक है, कुछ पेड़ गेहूं होने की एक संभावना है, कुछ पेड़ के गेहूं होने की एक संभावना है, बिल्कुल है। देखिए, इसका रिलेशन राइस से नहीं है, तो जितना दूर राइस है उतना दूर तो नहीं आएगा वीट, लेकिन लेकिन ये वीट यहाँ तो आ सकता है ऐसे। देखिए, पॉसिबिलिटी अनंत होती है, जब हमें नो नहीं दिया हुआ तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, तो बिल्कुल वीट यहाँ हो सकता है। और ये देखिए, राइस से इसका कोई टच नहीं है, राइस के गोले से। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी चला गया, ये पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी, तो ये इसको सही करते हैं। अगली लाइन दी है, कुछ पक्षी गेहूं नहीं है, सम बर्ड्स आर नॉट वीट। देखिए, इसको समझिए। अच्छा, कुछ बर्ड्स जो है राइस के अंदर हैं क्या, सम बर्ड्स आर राइस, ऐसा था ना। कुछ बर्ड्स जो है राइस के अंदर हैं, और जो बर्ड्स राइस के अंदर है वो गेहूं तो सच में कभी नहीं होगा। कुछ पक्षी गेहूं नहीं है, तो जो बर्ड्स जो है वीट के अंदर है वो गेहूं नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। ठीक, देखिए, जितना सवाल को करेंगे और जितना सवाल को डीप या अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे ठंडे दिमाग से, उतना समझ में आएगा। ठीक है, कुछ पक्षी गेहूं नहीं है, तो हमें पता चलता है कि दूसरा और तीसरा तो फॉलो कर रहा है, ऑप्शंस में आते हैं। नहीं है, नहीं है, नहीं है, दूसरा तीसरा हमारे चौथे में मिल गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है एवरी लाइब्रेरी हैज़ बुक, ये देखिए जो हमने क्वेश्चन किया था ना, ये उसी का आपका इंग्लिश वर्जन है। ठीक, कोई नहीं, कुछ मुझे लग रहा है शायद इतने ही क्वेश्चन थे सिलोजिज्म के। मैं सोचता हूँ वेन डायग्राम के एक दो क्वेश्चन एडवांस लेवल के जो मैं लाया हूँ, एडवांस नहीं है, एडवांस 2 ही 4 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें क्या ही एडवांस होगा। पर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ मुझे वैसा दिखता है नए टाइप का तो मैं आपको करा देता हूँ। जैसा कल कराया था वैसा होगा तो नहीं कराऊंगा, ये तो कल कराया ही था, ये भी कल ऐसा ही कल कराया था। इनको जो है मैं अगली क्लास में अच्छे से कराऊंगा। ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। फैक्ट्री अर्थात की फैक्ट्री, प्रोडक्ट अर्थात की वस्तु, मशीनरी अर्थात की मशीनरी समझो, या फिर संयंत्र या फिर यंत्र आप समझ सकते हो। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स, मशीनरी एक तरीके का प्रोडक्ट है। लेकिन जब कॉमर्स की भाषा में आओगे ना, तो प्रोडक्ट पता किसको करते हैं, कंपनी जो सामान बनाती है ना उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे पार्ले जी कंपनी है ना, अब पार्ले जी जो बिस्किट बनाती है ना उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। लेकिन जिस मशीन से वो बनाती है ना, जैसे वो कोई हीटिंग मशीन है, कोई मिक्सिंग मशीन है, वो मशीनरी कैटेगरी में आता है। दोनों ही फैक्ट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसके लिए डी सही हो जाएगा। रिलेशन तीनों का ही आपस में, तो रिलेशन की तरफ ज़्यादा मत सोचना। मुझे ऐसा क्यों लगता है, जितना मैं सोच पा रहा हूँ, वैसे आप भी इस क्वेश्चन को देखना कि जो प्रोडक्ट है ना, सही बात है, प्रोडक्ट हमेशा फैक्ट्री के अंदर ही बनेगा, बिकने के लिए वो बाहर आ सकता है, लेकिन उसकी जो कैटेगरी होगी ना फैक्ट्री के अंदर ही आएगी। ठीक, अच्छा, एक तरीका मैं ये सोचूं, अगर सोचिए ये हमारी फैक्ट्री है,
अभी क्या जरूरी है क्या कि जितनी मशीनरीज होती हैं वो फैक्ट्री के अंदर ही होती हैं? क्या मशीनरी फैक्ट्री के बाहर नहीं होती? क्या मशीनरी जो है फैक्ट्री के अलावा और यूज़ में नहीं आती हैं? आप समझो, ड्रिलिंग करने के लिए, दीवार में छेद करने के लिए ड्रिल का यूज़ करते हैं, वो एक मशीनरी है। एक गन्ना बेचने वाला जो गन्ना चलाने की जो मोटर लेके चलता है, इसमें से गन्ने का जूस निकालता है, वो भी एक मशीनरी है। देखिए, तो मशीनरी जो है फैक्ट्री के अंदर भी हो सकती है, फैक्ट्री के बाहर भी हो सकती है। ठीक, आगे दिया हुआ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा फैक्ट्री में ही बनेंगे क्या? मम्मी घर में रोटी बनाती है, रोटी प्रोडक्ट नहीं है? रोटी प्रोडक्ट है। और जबकि रोटी प्रोडक्ट है तो रोटी जो है फैक्ट्री के अंदर ही बन रही है और फैक्ट्री के बाहर भी बन रही है। ठीक, तो मेरे हिसाब से इसका ये डायग्राम बनना चाहिए। अगर आपको कुछ अलग लगता है तो आप बताना, ठीक है? मेरे हिसाब से तो ये इसका होना चाहिए और इस तरीके से आप सोचना। ठीक, और यही मुझे नहीं लग रहा है यही इसका सही आंसर भी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रॉफिट डिवाइडेंड एंड बोनस। प्रॉफिट डिवाइडेंड एंड बोनस, ठीक है। देखिए, ये कॉमर्शियल टर्म्स का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं बता दूं, कॉमर्स वाले लड़के जो है बेहतर समझ पाएंगे। डिवाइडेंड क्या है, प्रॉफिट क्या है, बोनस क्या है। जैसे आप कंपनी में काम करते हो किसी, तो आप काम अच्छा करते हो तो आपको कुछ बोनस मिलता है तनख्वाह के अलावा। जैसे कि आपका टारगेट है, आप कंपनी में काम करते हो, आप 50 यूनिट तक ये प्रोडक्शन करोगे तो अच्छी बात है, पर आपने 70-80 कर दिया तो आपको कुछ बोनस मिलता है तनख्वाह के अलावा जो मिला बोनस। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट जनरली कंपनी के लिए यूज होता है। कैसे यूज होता है मैं बता रहा हूँ। कंपनी ने जो है 5,000 लगा कोई बिजनेस शुरू किया और पूरे सामान वामान बेचने के बाद सब कुछ करके जो है उसको 6,000 रुपये प्राप्त हुए, तो इसका प्रॉफिट कितने का हो गया? 1,000 आपका इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक, और डिवाइडेंड क्या है? डिवाइडेंड क्या है, मैं कैसे इसको थोड़ा समझाऊं। जैसे किसी ने कुछ कंपनी में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया कंपनी में, 1,000 रुपये लगाया और उसके बाद उसको 1,200 रुपये मिला, ये डिवाइडेंड है। ठीक, इसके लिए अलग अलग टर्म्स यूज है। ये मैंने काफ़ी जनरल टर्म यूज़ किए हैं। जब भी थोड़ा डीप में कॉमर्स की बात करूंगा ना, तो थोड़ा इससे ना हल्का 19-20 डिफरेंट आएगा। ये बोलते हैं ना 19-20 का ही डिफरेंस है, 19-20 का डिफरेंस आएगा। तो ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिट, डिवाइडेंड और बोनस, ये आपस में भयंकर रूप से इंटर रिलेटेड हैं। ये तीनों एक दूसरे के काफ़ी पास हैं और इसके लिए यही सही होगा। क्योंकि आप प्रॉफिट भी बोल सकते हो, बोनस को बिल्कुल बोल सकते हो, निसंदेह बोल सकते हो। अच्छा, अगर इसके लिए कोई ये कहे कि पहली इमेज जैसे ए दी हुई है, प्रॉफिट है, डिवाइडेंड है, बोनस है, कुछ बोनस जो है प्रॉफिट के अलावा भी होता है, कुछ डिवाइडेंड है वो प्रॉफिट से बाहर भी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों उत्तर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अभी इसका जो टेक्निकल आंसर है ना, ये मैं थोड़ा सा आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अपना दिमाग लगाओ, अगल बगल के इससे पूछो, इन टर्म्स को समझो। देखिए, जो कॉमर्स वाले हैं वो तो बिल्कुल करके ही आएंगे, इसको अगली क्लास में बताऊँगा। लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा जो हूँ ना, मैं ये सोच रहा हूँ ना, इस पर थोड़ा सा आप मेहनत करो। ये सही उत्तर होगा या ये सही उत्तर होगा, दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं और दोनों बहुत ज़्यादा हद तक सही लग रहे हैं। मैं आंसर क्योंकि जानता हूँ ना, तो जो मैंने दोनों ही बता दिए हैं, आप करके आना, अगली क्लास में मैं इसको कराऊंगा। ठीक, ठीक है। विच नंबर इंडिकेट द इंडियन हुए थे। देखिए, ये भी बड़ा फेवरेट एक चीज़ है, ये भी आप समझ लो थोड़ा सा। ये जब मैंने इंट्रो दिया था ना, तब मैंने बताया था ये कैसे होता है। ठीक, विच नंबर इंडिकेट्स एन इंडियन हु इज नेदर फेयर नॉर टाल। देखिए, आपका जो रेक्टेंगल है इंडियन है, जो सर्कल है वो टॉल है, जो ट्रेंगल है वो फेयर है। इंडियन अर्थात की भारतीय, टाल अर्थात की लंबा, फेयर अर्थात की गोरा। ठीक, काफ़ी रेसिस्ट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं अभी क्या बोल रहा है। विच नंबर इंडिकेट्स एन इंडियन, पहले तो उसका भारतीय होना जरूरी है। इंडियन क्या है हमारे पास? 2 है, 6, 1 है। हु इज नेदर फेयर नॉर टाल, जो कि ना ही गोरा है और ना ही लंबा है, यानी कि ना ही वो गोले में आएगा ना ही वो ट्रेंगल में आएगा। तो 6 और 1 तो भैया ट्रेंगल और गोले में आ गए, बचा क्या? 2। 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2 कहाँ पे? यहाँ पे हम टिक करके निकल जाएंगे। ये आपके एग्जाम में कभी कभी आता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको आपने देख लिया कैसे हो रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। ट्रेवलर, ट्रेन, बस। ठीक,
अब देखिए ट्रेन बस दोनों ट्रेवल का माध्यम है और दोनों अलग अलग है, तो दोनों ही ट्रेवलर के अंदर रहेगा, कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में। एक बक्सा बन जाएगा आपके ट्रेवलर का, इधर हो जाएगा ट्रेन, ये है बस। और बिना ट्रेवलर के ट्रेन और बस का कोई वो नहीं है। आप कहोगे कॉमर्शियल यूज भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ज़बरदस्ती काम को नहीं सोचना उतना, ठीक। ठीक है, ये आपका ट्रेवलर है, ये आपका ट्रेन है, ये आपका बस है, ठीक। ट्रेवलर, ट्रेन और बस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट ऑथर, लायर एंड सिंगर। देखिए ऑथर ऑथर है, लायर लायर है, सिंगर सिंगर है। सोचने वाले कह सकते हैं भैया ऑथर सिंगर भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लायर भी हो सकता है, वकील वकालत भी करता हो, जाकर सिंगिंग भी करता हो, पर क्या इन तीनों प्रोफेशंस का आपस में कोई ज़बरदस्ती का लेना देना है? कोई लेना देना नहीं आपस में। जो लायर है वो स्वतंत्र रूप से लायर है, कोई ज़रूरत नहीं उसको ऑथर या सिंगर होने की। जो ऑथर है वो ऑथर ही रहे, उसको कोई ज़रूरत नहीं लायर या सिंगर होने की, और सिंगर को भी कोई ज़रूरत नहीं लायर या ऑथर होने की। तो तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, करके आना जो है। और मैंने आपको होमवर्क कौन सा क्वेश्चन दिया था, एक एक सॉरी एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको करके आना है। मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो मैंने दिया है जो है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसका आप सही उत्तर करके आना। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, प्रॉफिट डिविडेंड एंड बोनस, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं जो है, और अगले क्लास में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और एक नया टॉपिक सोच रहा हूँ शुरू करने की। नया टॉपिक अगली क्लास में बताऊंगा क्या शुरू करने वाला हूँ, एग्जैक्ट इमीडिएटली मैंने भी अभी कुछ नहीं सोचा है खास कि कौन सा कराऊंगा। तो जैसा मुझे लगेगा सिलेबस को देखने के बाद, थोड़ा मैं भी होमवर्क कर लूँ टॉपिक पे, फिर आप लोग को आके पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जो है मस्त रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। हो गया भैया।